नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 11 जून 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 3 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम इशू डिस्कस करेंगे प्राइवेट हेल्थ केयर से संबंधित। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, काफ़ी सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे इस आर्टिकल से। उसके बाद G7 से संबंधित आर्टिकल को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हालांकि देखो, पिछले हफ्ते हमने G7 से संबंधित एक आर्टिकल को डिस्कस किया था, लेकिन कुछ अलग एस्पेक्ट्स हैं इस आर्टिकल में, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स एथिक्स से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हेल्थ सेक्टर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी ऐसी खबरें निकल के आई कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोविड-19 के पेशेंट्स का इलाज करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर रही हैं। मतलब कोविड-19 के पेशेंट्स का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो एक डिबेट स्टार्ट हो गई कि इस महामारी की सिचुएशन में क्या कोविड-19 के पेशेंट्स का इलाज करते वक्त इतनी ज़्यादा फीस चार्ज करनी चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को या फिर नहीं करनी चाहिए? ये मोरल है, इमोरल है, ये सब चीज़ें। देखो, हम इस इशू से जुड़े पॉइंट्स को डिस्कस करें उससे पहले ये डिस्कस करते हैं हमारे देश में ऐसा क्यों है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की संख्या ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू पब्लिक हॉस्पिटल्स। आप बताइए, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, हमारे देश में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा बेड्स क्यों हैं एज कंपेरिजन टू पब्लिक हॉस्पिटल्स? देखो, हमारे देश में टोटल 19 लाख हॉस्पिटल बेड्स हैं, 95,000 आईसीयू बेड्स हैं और 48,000 वेंटिलेटर्स हैं। ज़्यादातर ये जो बेड्स, वेंटिलेटर्स या फिर आईसीयूज हैं 7 स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। अगर हम 3 राज्यों को छोड़ दें, तमिलनाडु, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बाकी ऑलमोस्ट सभी राज्यों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड्स की संख्या ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू पब्लिक हॉस्पिटल्स। ऐसा क्यों? देखो, जो रीज़न आपके दिमाग में आया है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने यही सोचा होगा कि सरकार बहुत कम खर्चा करती है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ऑलमोस्ट 1.3% ऑफ जीडीपी, जो कि बहुत ज़्यादा कम है एज कंपेरिजन टू डेवलप कंट्रीज। लेकिन देखो, इससे भी ज़्यादा हमारा जो देश है डेवलपिंग कंट्री है। पहले तो हम गरीब देशों की श्रेणी में आते थे, तो एक गरीब देश का या फिर डेवलपिंग कंट्री का ज़्यादा जो खर्च होता है ना हेल्थ पर, वो इन सब चीज़ों पर होता है। इम्यूनाइजेशन पर आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में प्रोग्राम चलते आए हैं, पोलियो को ख़त्म करो। अभी भी काफ़ी सारे डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए वैक्सीन्स दी जाती हैं बच्चों को। इसके अलावा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम करना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करना, इन सब चीज़ों पर हमारे जैसे देश का खर्चा ज़्यादा होता है। अच्छी बात यह है, हमने इन इंडिकेटर्स पर काफ़ी काम किया है और इम्प्रूवमेंट भी हुई है। परंतु देखो, इस चक्कर में हम पब्लिक हॉस्पिटल्स में बेड्स की संख्या को इंक्रीज नहीं कर सके, हम पब्लिक हॉस्पिटल्स में एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर सके। और जैसा हमने डिस्कस किया, वैसे भी हेल्थ पर हमारा जो खर्च है बहुत ही ज़्यादा कम है, 1.3% ऑफ जीडीपी। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज से या फिर यूएसए जैसे देशों से कंपेयर करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, हमारे देश में जो प्राइवेट हेल्थ केयर है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। कई टाइप्स की प्राइवेट हेल्थ केयर हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स की सहायता से बताता हूँ। ग्रामीण इलाकों में खास करके आपने देखा होगा बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं। मतलब वो ऐसा दावा करते हैं हमारे पास डिग्री है, लेकिन वास्तव में उनके पास डिग्री नहीं होती। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर्स के पास डिग्री होती है आयुर्वेद की या फिर होम्योपैथी की, लेकिन वो भी एलोपैथिक मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करने लगते हैं, जो कि सरकार अलाउ नहीं करती। तो ऐसा ग्रामीण इलाकों में होता है और ऐसे ऐसे डॉक्टर्स काफ़ी बार माइनर सर्जरीज को भी परफॉर्म कर देते हैं। उसके बाद आप देखोगे बड़े सिटीज़ में, खास करके मुंबई में, पुणे में, चेन्नई में, गुड़गांव में, आपने देखा होगा बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा आपको ऐसे हॉस्पिटल्स भी देखने को मिलेंगे प्राइवेट सेक्टर के, जो कि ट्रस्ट के द्वारा रन किए जाते हैं या फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस मिशंस के द्वारा रन किए जाते हैं। ऐसे जो हॉस्पिटल्स होते हैं
ये देखो कम ही पैसे में अच्छी केयर प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं वसूलते कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की तरह। जैसे मैक्स हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल, ये तो बहुत ज़्यादा पैसा वसूलते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हाईटेक और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये जो ट्रस्ट के द्वारा रन किए गए हॉस्पिटल्स होते हैं थोड़ी सी एडवांस्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं लेकिन पैसे कम लेते हैं। और सबसे नीचे जैसा हमने डिस्कस किया, ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर्स जिनमें से बहुतों के पास डिग्री नहीं होती या फिर दूसरी डिग्री होती है। ये टाइप्स ऑफ हेल्थ प्राइवेट हेल्थ केयर है हमारे देश में। देखो इनइक्वालिटी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम एक लिस्ट बनाएं, सबसे ऊपर जो पर्सन होगा लिस्ट में उसके पास सबसे ज़्यादा इनकम या फिर सबसे ज़्यादा वेल्थ होगी और सबसे नीचे जो पर्सन होगा उसकी इनकम सबसे कम होगी, तो हमें लिस्ट से ये पता लगेगा नीचे के जो 70% लोग हैं उनके पास सेम वेल्थ है जितनी की टॉप 1% लोगों के पास में है। तो आप हमारे देश में इनकम इनइक्वालिटीज का अंदाजा लगा सकते हो। अब देखो टॉप 1% में जो लोग आते हैं डेफिनेटली उनके पास पैसा है, वो चाहेंगे कि हमको बेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड हो, इसीलिए वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं और वहां पर इलाज करवा के संतुष्ट हैं। वो पैसा दे सकते हैं जितना कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के द्वारा चार्ज किया जाता है। बात करें मिडिल क्लास की, मिडिल क्लास देखो देखता है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को, उसी प्रकार की हेल्थ केयर की मांग करता है सरकार से, लेकिन सरकार दे नहीं पाती। मिडिल क्लास अपनी तरफ से कोशिश करता है कैसे न कैसे करके पैसा इकट्ठा करके उन्हीं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से इलाज करवाया जाए। और देखो ये जो हमने हॉस्पिटल्स डिस्कस किए जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट या फिर रिलीजियस मिशंस के द्वारा रन किए जाते हैं, मेनली ये मिडिल क्लास को ही कैटर करते हैं। लेकिन इसके नीचे हम बात करें गरीब लोगों की, वो देखो ना तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवा सकते, ना ही इन ट्रस्ट के द्वारा रन किए जा रहे हॉस्पिटल्स में। उनको मजबूरी में पब्लिक हॉस्पिटल्स का रुख करना पड़ता है इलाज करवाने के लिए, जबकि पब्लिक हॉस्पिटल्स में इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमने एक बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं इश्यू की, जो शुरुआत में हमने क्वेश्चन रेज किया था, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इस महामारी की सिचुएशन में ज़्यादा चार्ज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो आंसर तो इसका सीधा सीधा यही होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस मुश्किल की घड़ी में ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में ना सोचा जाए। लेकिन देखो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कॉस्ट कितनी आती है इलाज प्रोवाइड करने में। जैसे जैसे देखो इलाज सोफिस्टिकेटेड होता जाता है, कॉस्ट बढ़ती जाती है, रिटर्न्स कम होने लगते हैं। जैसे राइटर एक एग्जांपल देते हैं, कई बार देखो वो पेशेंट्स जो आईसीयू में होते हैं 50,000 का एक टीका लगता है और जरूरी भी नहीं उससे आउटकम इंप्रूव हो भी या फिर ना हो, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसी चीज़ें करते हैं ताकि पेशेंट की हेल्थ जो है उसे इंप्रूव किया जा सके। लेकिन अगर हम कैप लगा देंगे कि मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा इतना ही चार्ज किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस प्रकार की चीज़ें नहीं करेंगे। मतलब आमतौर पे जब उनको बोला जाता है कि पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश कीजिए जैसा हो सके वैसा आप हेल्थ इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस प्रकार की कोशिश नहीं करेंगे। अगर जब हम कैप लगा देंगे फिर वो 50,000 का टीका क्यों लगाएंगे जिसमें संभावना भी कम है कि आउटकम इंप्रूव हो भी सकती है हेल्थ की, नहीं भी हो सकती है। तो राइटर का कहने का मतलब ये है, जब हम बात करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कॉस्ट किस चीज़ की है, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बोला जा सके कि भैया आप इसकी कॉस्ट कम कीजिए, इसके आप ज़्यादा वसूल रहे हो और ये जो कर रहे हो आप ये ठीक है। समझ गए? मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ये पूरी जिम्मेदारी है कि इस मुश्किल की घड़ी में वो भूल जाएं प्रॉफिट के बारे में। लेकिन अगर देखो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मजबूर किया जाएगा कि लॉस सहन करो आप, तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या करेंगे, अपने कर्मचारियों को हटाने लगेंगे और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो बंद भी हो सकते हैं। ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। कुछ सजेशंस राइटर के द्वारा दिए जाते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट देखो अच्छा खासा पैसा खर्च करे हेल्थ पर, और वो भी ट्रांसपेरेंट मैनर में, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन करने की जो जिम्मेदारी है वो मेनली सरकार की होनी चाहिए। तीसरा,
अभी देखो जैसे नीट का एग्जाम होने लगा है, आप इसको एनालाइज करो। जो सोच के नीट का एग्जाम कंडक्ट होने लगा है उससे डिजायर्ड आउटकम आ रही है या फिर नहीं आ रही है। नेक्स्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करना जरूरी है। सबसे लास्ट में कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज ये ऑडिट करें कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा जो चार्ज किया जा रहा है वो कितना सही है, कितना गलत है, कॉस्ट जितनी वसूली जा रही है वो कैसी है, जिन प्रोसीजर्स को अपनाया जा रहा है वो सही है या गलत है। काफ़ी बार प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे ये भी आरोप लगता है कि वो जानबूझ के धक्के से टेस्ट कर देते हैं, जिस पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। अदरवाइज उन टेस्ट के कंडक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर ये सब ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा की जाती है तभी देखो अच्छे से ऑडिटिंग हो सकेगी, अदरवाइज तो सरकार करती है तो वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व होंगे। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हेल्थ केयर सेक्टर से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल G7 से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? जून के मिड में G7 का अगला समिट ऑर्गेनाइज होना था जो कि नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की महामारी चल रही है। लेकिन इससे पहले ही यानी USA के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समिट को पोस्टपोन किया। उससे पहले ही जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने यह फैसला ले लिया था कि वो इस समिट में हिस्सा नहीं लेंगी। शायद वो फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं जाना चाहती थी वाशिंगटन में। फोटो अपॉर्चुनिटी क्यों? क्योंकि देखो G7 के काफ़ी जो समिट्स पिछले कुछ सालों में ऑर्गेनाइज हुए हैं उनसे कुछ खास आउटकम निकल के नहीं आई है। इसी वजह से USA के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि प्रेजेंट जो वर्ल्ड रियलिटी है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है G7 ग्रुप। क्यों ना इसको एक्सपेंड कर दिया जाए, क्यों ना इसको G10 या फिर G11 में कन्वर्ट कर दिया जाए। इवन देखो व्हाइट हाउस डायरेक्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस जो हैं उन्होंने कहा कि ट्रंप का मतलब ये था जो एक फाइव आइज अलायंस है। फाइव आइज अलायंस क्या है? ये देखो 5 देशों का अलायंस है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाती है इनके द्वारा, ये इंटेलिजेंस अलायंस है। तो इन देशों के अलावा कुछ और देश मिलके G10 या फिर G11 एक ग्रुप बनाएं और वो बात करें कैसे चाइना को काउंटर किया जा सकता है, चाइना से संबंधित जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया जाए इस ग्रुप के दौरान। चाइना ने देखो इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया। चाइना ने कहा अगर ऐसा कोई ग्रुप बनता है जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होगा कि हमें टारगेट करना, वो ग्रुप फेल हो जाएगा। वैसे देखो चाइना के कंसर्न्स हैं अगर ऐसा कोई G10 या फिर G11 ग्रुप बनता है, बट अगर इंडिया को इनवाइट किया जाता है ऐसे ग्रुप का मेंबर बनने के लिए तो इंडिया को पीछे नहीं हटना चाहिए चाइना के कंसर्न्स के चलते। वैसे भी G7 समिट्स में इंडिया ने पहले भी हिस्सा लिया है। देखो होता क्या है, वैसे तो इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, लेकिन जिस देश के पास चेयरमैनशिप होती है G7 की, वो अपनी मर्जी से कुछ और देशों को इनवाइट कर सकता है G7 के समिट में हिस्सा लेने के लिए। तो पिछले साल जब फ्रांस में ये समिट था G7 का, तो फ्रांस ने काफ़ी सारे देशों को इनवाइट किया, जैसे ऑस्ट्रेलिया, बुर्किना फासो, चिली, इजिप्ट, रवांडा, सेनेगल, स्पेन, साउथ अफ्रीका, और उसमें इंडिया भी एक था। तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया बाकी देशों के हेड्स के साथ। अब देखो इसके बाद हम डिस्कस करें G7 इमर्ज कैसे होके आया। ये हमने वैसे पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था। 1973 में अरब इजरायली वार हुआ था, तो उसके बाद ये जो ओपेक कंट्रीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का कार्टेल, इन्होंने एक एम्बार्गो लगा दिया था कि हम कनाडा, जापान, नीदरलैंड, USA इन देशों को तेल नहीं देंगे। इस वजह से थोड़े समय के लिए इन देशों की इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। तो उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक मीटिंग बुलाई थी OECD में, जो सबसे अमीर देश थे। OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। इसमें जो अमीर देश थे और जो डेमोक्रेटिक थे, उन 5 देशों की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा। हालांकि फ्रांस पर एम्बार्गो नहीं लगाया था, मतलब वेस्ट एशियन कंट्रीज ने फ्रांस को तेल बेचने से मना नहीं किया था, लेकिन फिर भी इकोनॉमीज चूंकि आपस में इंटरलिंक थी, तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने मीटिंग बुलाई जिसमें USA, जर्मनी, जापान, इटली, UK इन देशों के हेड्स शामिल हुए। ये एक इनफॉर्मल मीटिंग थी शुरुआत में, ग्लोबल इश्यूज पर चर्चा करने के लिए।
लेकिन बाद में कनाडा ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया 1976 में, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन, जो उस समय यूरोपियन कमीशन या फिर यूरोपियन कम्युनिटी हुआ करता था, उसने भी नॉन इनमरेटेड मेंबर के तौर पर इस ग्रुप की मीटिंग में हिस्सा लिया। बाद में क्या हुआ, 1998 में रशिया ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन किया और ये ग्रुप बन गया G7 से G8। लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया तो रशिया को निकाल दिया गया इस ग्रुप से कि भाई तुम भाग जाओ, तुम तो इस प्रकार से दूसरे देशों की जमीन हड़प रहे हो, कब्जा कर रहे हो, आप यहां से चले जाओ। हालांकि क्रीमिया जो पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, उसका भी अपना एक अलग से इतिहास है। लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना जान लीजिए कि रशिया मेंबर बन गया था 1998 में G7 का, लेकिन 2014 में रशिया को निकाल दिया गया। जब देखो ये G7 ग्रुप बना था तो उस समय G7 के मेंबर कंट्रीज ग्लोबल जीडीपी में ऑलमोस्ट 66% कंट्रीब्यूट करते थे। लेकिन देखो आज ऐसा नहीं है। आज के समय में G7 के मेंबर कंट्रीज का ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 33% है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। और अगर मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखें तो इनका कंट्रीब्यूशन ग्लोबल जीडीपी में 50% से कम है, हाफ से थोड़ा सा कम। और अगर देखो 7 लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करें, E7, जिसमें ब्राजील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, रशिया, टर्की, ये देश आते हैं, इनका आज के समय में ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से 33% है। तो अगर देखो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें, E7 का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल जीडीपी में G7 के बराबर ही है। हालांकि मार्केट एक्सचेंज रेट के आधार पर देखें तो E7 यानी इमर्जिंग इकोनॉमीज का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल जीडीपी में 25% से थोड़ा सा ज़्यादा है। इंडिया की इकोनॉमी की हम पर्टिकुलरली बात करें, आज देखो यूएसए और चाइना के बाद पूरे वर्ल्ड में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। 2050 आते आते वर्ल्ड की 7 जो बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज होंगी वो होंगी चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, रशिया। ऐसा PwC रिपोर्ट में बोला गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है E7 कंट्रीज के अलावा 2 और कंट्रीज मैक्सिको और टर्की, ये भी अपनी पोजीशन को इंप्रूव करेंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 आते आते इंडिया की जीडीपी हो जाएगी $17 ट्रिलियन और 2050 आते आते इंडिया की जीडीपी हो जाएगी $42 ट्रिलियन पीपीपी के हिसाब से, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। तो 2050 आते आते हमसे ऊपर सिर्फ एक ही देश की इकोनॉमी होगी, वो देश होगा चाइना, यानी हम यूएसए से भी ऊपर होंगे। लेकिन देखो बहुत कुछ डिपेंड करता है इन बातों पर भी कि कोविड-19 के चैलेंज को हम कैसे एड्रेस करते हैं, रिफॉर्म प्रोसेस क्या हमारे देश में कंटिन्यू रहती है या फिर पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ जाती है, क्या हम एडुकेट मात्रा में पैसा खर्च करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नेंस में, एजुकेशन में, हेल्थ में। तो इन सब बातों पर डिपेंड करता है हमारे देश की जीडीपी कैसी रहेगी फ्यूचर में। इसके बाद G7 के लिमिटेशंस की बात की जाती है आर्टिकल में। राइटर कहते हैं देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आपको पता लगाना हो, खास करके मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का, आप ये पता लगाइए उस समय जो इमर्जिंग ग्लोबल इश्यूज हैं या फिर रीजनल इश्यूज हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन रीजनल है तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन उन इश्यूज को एड्रेस कर पाने में सफल हो पाई है या फिर नहीं हो पाई है। देखो G7 के सामने कौन कौन से इश्यूज स्टार्ट हुए या फिर अब खत्म हो चुके हैं, आप देखिए। 2014 में इस्लामिक स्टेट इमर्ज होकर आया, बहुत बड़े माइग्रेंट क्राइसिस पैदा हो गए, सीरिया और दूसरे वेस्ट एशियन कंट्रीज से लोग जा रहे थे यूरोपियन कंट्रीज में। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इशू है। इवन 2007-8 में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया। क्या इन सब इश्यूज को टैकल कर पाया G7? इसका आंसर है नो। G7 2007-8 के इकोनॉमिक क्राइसिस को टैकल नहीं कर पाया, इसी वजह से G20 जो था वो ज़्यादा एक्टिव हो गया। हालांकि G20 पहले इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में, बट 7-8 साल तक तो ठंडे बस्ते में रहा G20 और 2007-8 के बाद एकदम से एक्टिव हो गया। G20 ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्फिडेंस बूस्ट किया विभिन्न देशों में, ओपन मार्केट को प्रमोट किया और विभिन्न देशों को एनकरेज किया कि आप इकोनॉमिक सिचुएशन को रिवाइव करने के लिए फिस्कल स्टिमुलस अनाउंस कीजिए।
तो आखिरकार 2010 के बाद विभिन्न देशों में इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होना स्टार्ट हुई। मतलब G7 ने रोल अच्छा प्ले नहीं किया, G20 ने थोड़ा बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। एक चीज जो G7 के मेंबर कंट्रीज ने कहा है, हम जल्द ही फॉसिल फ्यूल्स को और सब्सिडीज को खत्म कर देंगे। मतलब कोल इत्यादि को हम यूज ही नहीं करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करेंगे एनर्जी के लिए। लेकिन अभी तक इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका है। देखो, जबकि G7 जो कंट्रीज हैं उन्होंने 1850 से लेकर 2010 तक जितना CO2 एमिशंस हुआ है उसमें 59% के लिए ये देश जिम्मेदार हैं। और अभी भी इन देशों के कोल प्लांट से जितना पोल्यूटेंट्स एमिट होते हैं वो देखो पूरे अफ्रीका के कोल प्लांट से एमिट होने वाले पोल्यूटेंट से ऑलमोस्ट 2 गुना ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से हमने G7 की लिमिटेशंस डिस्कस की। हमने ये भी डिस्कस किया क्यों आज के समय में जो ग्लोबल रियलिटी है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है G7, क्योंकि G7 के मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है एज कंपेरिजन टू वो समय जब ये ग्रुप इस्टाब्लिश हुआ था 1976 में। लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो अभी प्रेजेंट जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा डिसएरे में है, मतलब ग्लोबल डिसऑर्डर है फिलहाल के समय में, और कोविड-19 की महामारी है। इसलिए मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की तो आवश्यकता है, लेकिन हमें यह भी पता है फिलहाल जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे G7, UN, G20 ये कुछ खास कर नहीं सके हैं वर्ल्ड को एकजुट करने के लिए। तो आवश्यकता ये है एक नया इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया जाए। वो हो सकता है G10 या फिर G11। और अच्छा ये होगा 7 जो फ्यूचर लीडिंग इकोनॉमीज हैं जो हमने इस आर्टिकल में शुरुआत में डिस्कस की, उनके अलावा जर्मनी, जापान, यूके, फ्रांस, मेक्सिको, टर्की, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इनको भी शामिल किया जाए उस इंस्टीट्यूशन में। बेशक G10, G11 के अलावा भी 2-3 और देशों को ऐड करना पड़े उस ग्रुप में। अगर देखो यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप फिर से इलेक्शन जीत जाते हैं तो हो सकता है कि ये ग्रुप बना दिया जाए, लेकिन ये इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। वैसे भी देखो, इससे पहले यूके के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने कोशिश की थी 2005 में, उन्होंने G7 के समिट में ब्रिक्स देशों के हेड्स को भी इनवाइट किया था, लेकिन बाद में ये इनिशिएटिव सफल नहीं हो उसका, मतलब बात आगे नहीं बढ़ सकी कि इस प्रकार का कोई G10 या फिर G11 ग्रुप इस्टेब्लिश किया जाए। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो इंडिया ऐसे ग्रुप में मेंबर बन सकता है अगर इस प्रकार का कोई ग्रुप इस्टेब्लिश होता है, लेकिन सही इश्यूज पे फोकस करना जरूरी है उस ग्रुप के द्वारा। जैसे इंडिया ये चाहेगा इंटरनेशनल ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, कोविड-19 क्राइसिस, इन इश्यूज को एड्रेस किया जाए उस ग्रुप के द्वारा जो नया बने। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ पर फोकस किया जाए उस ग्रुप के द्वारा, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, रिवाइवल ऑफ ग्रोथ, ट्रेड, इन सब इश्यूज पे फोकस किया जाए। ईरान पे फोकस किया जाए, मतलब ये सुनिश्चित किया जाए उस ग्रुप के द्वारा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को ना एक्वायर करें। इसके अलावा अफगानिस्तान, साउथ चाइना सी, कोरियन पेनिनसुला में टेंशंस, ये सब ऐसे इश्यूज हैं जो नए ग्रुप के द्वारा एड्रेस किए जा सकते हैं, जिसके बारे में बात की जा रही है ट्रंप के द्वारा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्पोर्ट्स एथिक्स से संबंधित है। आप GS पेपर 4 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, एक स्टोरी पब्लिश हुई थी, किसकी? गोमती मरीमुथु की। नाम यहां पर देखिए। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एशियन चैंपियनशिप जो कि ऑर्गेनाइज हुई थी दोहा में, इसमें 800 मीटर की रेस में गोल्ड जीता था। और गोल्ड जीतने के बाद जब इन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी और उसके तुरंत बाद कोच की भी डेथ हो गई, तो इस स्टोरी ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया। लेकिन देखो अब ये सामने आया है कि इनके 2 बार टेस्ट किए गए थे। एक बार फेडरेशन कप जो ऑर्गेनाइज हुआ था पटियाला में, और उसके बाद जब ये एशियन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई थी दोहा में, उस दौरान भी इनके यूरिन का टेस्ट किया गया था। दुखद बात देखो ये है, इनके सैंपल्स से अब ये साबित होता है कि इन्होंने प्रतिबंधित दवाओं का सेवन किया था। नाम है ड्रग का 19 नोरेंड्रोस्टीरियोन। ये दवाई प्रतिबंधित है। स्पोर्ट्स पर्सन्स के द्वारा किसी भी समय इस दवाई का सेवन नहीं किया जा सकता, लेकिन
जो सैंपल्स लिए गए थे गोमती मरीमुथु से, उनसे साबित होता है कि इन्होंने इस दवा का सेवन किया था। अब देखो, इंटरनेशनल डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल 4 साल का बैन लगा सकती है इनके ऊपर, इनका करियर ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा संभावना यही है। और इसके अलावा जो एशियन गोल्ड इन्होंने जीता था एशियन चैंपियनशिप में, वो भी इनसे वापस ले लिया जाएगा। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो सबसे बड़ी गलती तो नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी की भी है। हालांकि इनकी तो गलती है ही, इनका अभी ये कहना है कि मैंने ऐसी कोई दवा का सेवन नहीं किया, मैंने नॉन वेज फूड कंज्यूम किया। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर नॉन वेज फूड की वजह से ये जो स्टीरियन है वो मेरी बॉडी में आ गया, इन्होंने ये बोला है। बट आर्टिकल में कहा जाता है कि भैया जो एशियन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई दोहा में, उससे 2 महीने पहले पटियाला में ये जो फेडरेशन कप हुआ था, यहाँ भी तो इनके सैंपल्स लिए गए थे ना। तो अगर जल्दी से उन सैंपल्स का रिजल्ट आ जाता, कम से कम हमें इंडिया को एज ए एम्बेरसमेंट तो नहीं फेस करनी पड़ती ना। अगर पहले ही रिजल्ट आ जाता तो हम भेजते ही ना गोमती मरीमुथु को कहाँ पे, दोहा में एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन इस लेबोरेटरी ने रिजल्ट पब्लिश करने में बहुत देर कर दी। अब वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने इस लेबोरेटरी को सस्पेंड कर दिया है। आर्टिकल में यह कहा जाता है जो हम आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, स्पोर्ट्स ब्यूटीफुल तभी हैं जब क्लीन एथलीट्स स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, अदरवाइज तो देखो लोगों का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। अगर डूबियस रिकॉर्ड्स वाले जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे, एथिक्स के साथ अगर स्पोर्ट्स पर्सन्स पार्टिसिपेट करते हैं, बेशक हार जाएं, लेकिन सबसे ऊपर होनी चाहिए एक ऐसी भावना कि हम ईमानदारी के साथ स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे। क्योंकि देखो, अगर डूबियस रिकॉर्ड्स वाले स्पोर्ट्स पर्सन्स जीतते हैं तो आप उनकी सोचिए, वो स्पोर्ट्स पर्सन्स जिन्होंने बरसों मेहनत की है, सेक्रीफाइस किया है जीतने के लिए कंपटीशन, लेकिन ड्रग्स लेकर अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस लेकर जीत कोई और लेता है, तो ये तो देखो एथिक्स के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है। हमारे देश में टेम्पटेशन इसलिए भी ज़्यादा है जीतने की या फिर चीटिंग से जीतने की, क्योंकि हमारे देश में जीतने के बाद सरकार जॉब्स देती है, प्रमोशन देती है, बड़े बड़े कैश प्राइज देती है। तो इस वजह से कई बार स्पोर्ट्स पर्सन्स में ये भावना आ जाती है कि किसी भी कीमत पर कंपटीशन को जीता जाए। लेकिन देखो, इससे ना सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन्स अपने पे दाग लगा बैठते हैं, बल्कि देश को ऑनर दिलवाने के बजाय देश को भी काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है। जब भी देखो कोई स्पोर्ट्स पर्सन इस प्रकार से मतलब साबित होता है कि उन्होंने प्रतिबंधित दवाओं का सेवन किया, तो फिर एक अवेयरनेस सी फैलती है स्पोर्ट्स पर्सन में कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके ऐसे केसेस सामने आते रहते हैं। इसलिए हमारी जो एजेंसी है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, उसको भी सजग हो जाना चाहिए ताकि फ्यूचर में इस प्रकार के केस सामने ना आए और देश को एम्बेरसमेंट ना झेलनी पड़े। अभी देखो, आने वाले 2 सालों में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। ये नाम है जैसे एशियन गेम्स, ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स। लेकिन कोविड-19 के कारण स्पोर्ट्स पर्सन्स के इनफ टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए स्पोर्ट्स पर्सन्स को ये लगने लगे कि अभी दवाओं का सेवन कर लेते हैं, टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा। बट देखो, आज के समय में वो टाइम चला गया कि जब बार बार सैंपल लेने पड़ते थे स्पोर्ट्स पर्सन्स के। आज के समय में इंटेलिजेंट टेस्टिंग होती है, तो इसलिए स्पोर्ट्स पर्सन्स को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो ये हमने स्पोर्ट्स एथिक्स से संबंधित पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।